Hello children, yesterday we have started 4th chapter of the book Honeycomb for class 7 and the name of the chapter is The Ashes That Made Trees Bloom. In this chapter you were told the story of an old couple who used to have a pet dog named Yuko, who used to help them and they also used to love him like their own baby. But the circumstances were like that their neighbor, they killed the dog somehow because it was not helping them also to get rich. So because of their envy means Irsha, they killed the dog. After that the dog came in dream of the old man, which was very kind, and he told him to cut the pine tree under which his grave was there, and he also asked him to make a mortar and a chakki so that it may help him. So the old couple became very rich, and the neighbors, as usual, they were very envious. So somehow the old woman managed to borrow the things which they had made with the help of that pine tree wood. But what happened that we have read yesterday कि उनको कुछ नहीं मिला उससे, और उन्होंने वो ले तो लिया वो चक्की को, और वो ओखली भी ले गए थे उनसे उधार मांग के, लेकिन उसमें से जब वो उन्होंने उबले हुए चावल और बीन्स डाले तो वो कीड़ों के ढेर में बदल गए और उससे बहुत दुर्गंध आ रही थी. तो उन दोनों को फिर से इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उस चक्की को और जो ओखली बनाई थी उसको जला दिया टुकड़े टुकड़े करके, और मतलब उन्होंने अपना गुस्सा उस चक्की को काटकर और उस ओखली को काटकर ईंधन के रूप में जलाने के लिए उसे लकड़ी बना दिया और जला भी डाला. तो अब हम इससे आगे पढ़ेंगे पार्ट 2. So you can open your books at page number 11 and we are going to start part 2 of The Ashes That Made Trees Bloom. Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. तो उसके थोड़ी देर के बाद ही उसने एक वृद्ध पुरुष को पुनः सपना आया और उस कुत्ते की आत्मा ने उसे फिर बताया कि कैसे उन दुष्ट लोगों ने उस चीड़ के पेड़ से बनाई हुई चक्की को जला दिया है. टेक द एशेज ऑफ द मिल, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पिरिट. कुत्ते की आत्मा ने कहा कि वो चक्की जो उन्होंने जला दी है उसकी राख उठा लो और उसे सूखे वृक्षों पर छिड़का दो. सूखे वृक्ष ऐसे जिन पर पत्ते नहीं हैं, विदर्ड ट्रीज विदाउट लीव, बेयर एंड ड्राई, जो पेड़ बिना पत्तों के होते हैं. उसने कहा कि ऐसे पेड़ों के ऊपर उस राख को तुम स्प्रिंकल मीन्स छिड़क देना, एंड दे विल ब्लूम अगेन, और वो पुनः फिर से खिल जाएंगे, मतलब उन पे फूल आ जाएंगे. ये कुत्ते की आत्मा ने उस वृद्ध व्यक्ति से सपने में आकर कहा. The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. तो बूढ़ा आदमी नींद से जागा, जैसे सपना देखा, और तुरंत भागकर अपने दुष्ट पड़ोसी के घर पहुंचा, जहां उसने देखा कि वो बेचारे बूढ़े जो थे वो फर्श के मध्य में उन्होंने अपनी चकोर अंगीठी जो थी, स्क्वायर होता है चकोर, जिसकी डायरेक्शन चारों दिशाएं, मतलब 4 भुजाएं जिसकी सेम होती हैं, वो होता है वर्ग. तो वर्गाकार का उनका फायर प्लेस मतलब अंगीठी थी. वहाँ बैठकर वो क्या कर रहे थे, स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, तम्बाकू पी रहे थे, और स्पिनिंग होता है कुछ काटना, जैसे चरखा काट रहे हों. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज. तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो अपने हाथ और पैर जो थे वो उस सेक रहे थे. किससे? ब्लेज
फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल, जो उन्होंने चक्की की लकड़ी से जो जला रहे थे उसको, उससे जो आग आ रही थी उससे थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो अपने हाथ पैर सेक रहे थे। वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसीस, और कुछ टुकड़े जो थे, ढेर जो था लकड़ी का, कटी हुई लकड़ी का, वो उनके पीछे भी उन्होंने रखा हुआ था। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज, उस अच्छे बूढ़े आदमी ने बड़े विनम्रता से उनसे राख मांगी। दो द covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief, they let him fill his basket with the ashes. हालांकि उन्होंने, उस लालची जोड़े ने उन्हें खूब मतलब नाक भौं सिकोड़े, turned up their noses मतलब treated them with contempt, मतलब बहुत उसको गुस्सा किया, बहुत उसकी बेइज्जती की, and scolded him, और बहुत उसे बुरा भला कहा, एज इफ़ ही वर ए थीफ, जैसे कि वो मानो कोई चोर हो। पर फिर भी उन्होंने उसे उस राख से मतलब टोकरी उसकी उन्होंने अनुमति दे दी कि ठीक है, इस राख से अपनी टोकरी तुम भर लो। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, जब वापिस आया घर आकर वृद्ध व्यक्ति अपनी पत्नी को बाग में ले गया। इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर, अब क्योंकि ये सर्दी की ऋतु थी और उनका जो मनपसंद चेरी का पेड़ था वो दैट वाज बेयर, बेयर मतलब उस पर कोई पत्ते नहीं थे, वो सूखा और जैसे बिना पत्तों के था। ही स्प्रिंकल्ड पिंच ऑफ एशेज ऑन इट एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स अंटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम्ड द एयर। जैसे ही उसने एक चुटकी भर राख उस पेड़ के ऊपर छिड़की तो देखते देखते क्या हो गया, इट स्प्राउटेड, उस पर कलियां निकल आई और यहाँ तक कि वो गुलाबी फूलों का एक बादल सा बन गया और पूरी वायु में, पूरे मतलब हवा में सुगंध फैल गई उन फूलों की। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर, तो ये समाचार गांव में फैल गया और हर व्यक्ति इस अजूबे को देखने के लिए भागता हुआ आ गया। The covetous couple also heard the story and gathering up the remaining ashes of the mill kept them to make withered trees blossom. तो जो लालची जोड़ा था उसने भी कहानी सुनी, तो उन्होंने जो चक्की की बची हुई राख थी उसको इकट्ठा करके उन्होंने सोचा कि हम भी अपने सूखे वृक्षों को इससे हरा भरा कर लेंगे, तो उसे संभाल कर उन्होंने रख लिया। The kind old man hearing that his lord the daimyo was to pass along the high road near the village set out to see him taking his basket of ashes. अब जब दयालु वृद्ध पुरुष ने ये सुना कि उनका जो स्वामी डेमियो है, जमींदार है, वो वहाँ से गुजरने वाला है, तो उसने राख की टोकरी लेकर उसके दर्शनों के लिए वो रोड के किनारे खड़ा हो गया। As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. जैसे ही अब उनका काफिला नज़दीक आया, ट्रेन मतलब डेमियो का काफिला जो उसमें और लोग उसके चल रहे थे, तो वो सड़क के किनारे एक सूखे चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। कौन चढ़ गया? वो बूढ़ा व्यक्ति जिसके हाथ में वो राख है उस चक्की वाली, जो अच्छे वाला बूढ़ा है वो। नाउ इन द डेज ऑफ द डेमियोज इट वाज द कस्टम when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. अब ऐसा था कि डेमियोज के काल में क्या था कि जब वो स्वामी उनका वहाँ से गुजरता था डेमियो, तो सभी स्वामी भक्त लोगों के लिए अपनी दूसरी मंजिल की खिड़कियों को बंद कर देने का रिवाज था। ये वहाँ का रिवाज था कि जब वो वहाँ से क्रॉस होगा तो कोई खिड़की से झांकेगा नहीं, सब खिड़कियाँ बंद कर देंगे, और इससे पता लगता था कि वो अपने स्वामी के प्रति वफादार हैं। दे आर लॉयल। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप्स। यहाँ तक कि वो उन खिड़कियों पर कागज़ चिपका देते थे ताकि अपने स्वामी की ओर नीचे देखने की धृष्टता उनसे ना हो पाए। ठीक है। ऑल द पीपल along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by.
प्रोस्ट्रेट होता है, लाइंग ऑन द ग्राउंड फेस डाउनवर्ड, मतलब ज़मीन पर बैठकर धरती की ओर देखते रहना नीचे, मतलब अपने स्वामी की ओर नहीं देखना। तो सड़क के साथ साथ सभी लोग जो थे अपने मुंह के बल लेट जाते थे और जुलूस के गुजर जाने तक दंडवत की मुद्रा में वो रहते थे, लेट जाते थे मतलब। द ट्रेन ड्रू नियर, तो उनका काफिला नज़दीक आ गया। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड क्राइंग आउट टू द पीपल, बाय द वे गेट डाउन ऑन योर नीज। तो एक लंबा सा और अधिकारी जो था, कॉम्पिटेंट मैन मतलब जो उन्होंने अपॉइंट किया हुआ था उनके लिए, वो आगे चलते चलते रास्ते से गुजर रहे लोगों को ऊंची आवाज़ में कहता जाता, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। गेट डाउन ऑन योर नीज, घुटनों के बल बैठ जाओ। एंड एवरी वन नील डाउन वाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, और जब भी मतलब जुलूस के निकल जाने तक सभी लोग घुटनों के बल बैठे रहते। सडनली द लीडर ऑफ द वैन caught sight of the aged man up in the tree। अचानक जो वाहन का प्रमुख था उसकी नज़र एक उस बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जो वृक्ष पर बैठा हुआ था। He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by। वो क्रोध भरी आवाज़ में उसे पुकारने ही वाला था, पर जैसे उसने देखा कि तो बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति है तो उसने उसे अनदेखा कर दिया और उसके पास से गुजर गया। और उसने ऐसे शो किया, प्रिटेंड किया जैसे मानो उसने उसे देखा ही नहीं था। सो व्हेन द डेमियोज पेलेंक्विल ड्रू नियर, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेज फ्रॉम हिज बास्केट स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री। तो जब डेमियो की जो रॉयल वैन थी, पेलेंक्विन होते रॉयल वैन और कार्ट, तो वो वहाँ से जब जैसे ही गुजरने लगी तो बूढ़े आदमी ने अपने हाथ में एक चुटकी भर जो राख थी वो लेकर अपनी बास्केट से वो पेड़ के ऊपर मतलब स्कैटर्ड इट, उसको बिखेर दिया। इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, और एक ही क्षण में उस वृक्ष पर फूल ही फूल खिल गए। द डिलाइटेड डेमियो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गॉट आउट टू सी द वंडर। तो वो प्रसन्न होकर डेमियो ने सवारी रोकने का आदेश दिया और स्वयं उस अजूबे को, उस अद्भुत चीज़ को देखने के लिए रुक गया। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब्स, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम। और वो बूढ़ा आदमी को उसने अपने पास बुलाया, उसका धन्यवाद किया और उसे बहुत से रेशमी वस्त्र दे दिए, स्पॉन्ज केक खाने के लिए, पंख फैंस होते हैं, और कई उपहार दिए जाने का उसने आदेश दिया। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल, उसने यहाँ तक कि उसको अपने महल में भी आमंत्रित किया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ। तो इस प्रकार वो वृद्ध अपनी खुशी अपनी प्रिय वृद्ध पत्नी के साथ बांटने के लिए खुशी खुशी अपने घर चला गया। बट वेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे। अब जब उस लालची पड़ोसी ने इस बारे में सुना तो उसने भी वो जादुई राख उठाई और वो भी उस रास्ते पर पहुंच गया। हाईवे होता है राजमार्ग जहाँ से सवारी आनी थी। देयर ही वेटेड अंटिल अ डेमियोज ट्रेन केम अलोंग एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री। तो उसने जब तक वहाँ पे डेमियो की सवारी आने की वो प्रतीक्षा करता रहा, और जैसे भीड़ में बाकी लोग घुटनों के बल बैठ गए थे वैसे बैठने के बजाय वो एक सूखे पत्ता विहीन, जिसमें पत्ते ना हों, ऐसे एक चेरी के पेड़ पर वो भी चढ़ गया। When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle। और जब डेमियो लगभग उस पेड़ के नीचे पहुंचा जहां वो बूढ़ा लालची चढ़ा हुआ था, तो उसने मुट्ठी भर राख वृक्ष पर फेंक दी, पर उससे बिल्कुल भी चेंज नहीं आया, एक अंश तक नहीं बदला। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आईज ऑफ द डेमियो एंड हिज वाइफ। वायु के कारण, हवा के कारण वो राख उड़कर डेमियो और उसकी पत्नी की नाक और आंखों में अंदर चली गई। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, उनका स्नीजिंग मतलब छींके और खांसी कर करके बुरे हाल हो गए। इट स्पॉइल्ड ऑल द पंप एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन। और क्या हुआ, जुलूस की सारे ठाट बाट और प्रतिष्ठा उससे
खराब हो गई। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज seized the old fool by the collar, dragged him from the tree, and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road. फिर वो आदमी जिसका काम तो लोगों को ये इंस्ट्रक्शन देना था अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, वो जो ऐसे बोलता रहता था, उसने उस बूढ़े मूर्ख को कॉलर से पकड़ा और उसे वृक्ष से नीचे घसीटा और उसे और उसकी राख की टोकरी को सड़क के समीप खाई में औंधे मुंह फेंक दिया। डिच बाय द रोड, डिच होता है जो गड्ढा बना हुआ था रोड के किनारे, वहाँ उसकी ऐश की बास्केट, राख की बास्केट और उसको मतलब लुढ़का कर वहाँ को फेंक दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, फिर उसे खूब पीटते हुए उसने समझा कि ये ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, उसको लगा कि ये मर गया है तो उसने उसे छोड़ दिया। Thus, the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. इस प्रकार दुष्ट बूढ़ा आदमी वो कीचड़ में मर गया, परंतु जो कुत्ते का मेहरबान दोस्त जो था वो बड़ी शांति से और प्लेंटी मतलब खूब उसके पास धन दौलत आ गई और वो अच्छे से रहने लगा। वो और उसकी पत्नी फिर काफ़ी हेल्दी, एक्टिव और प्रॉस्परस लाइफ उन्होंने, ग्रीन ओल्ड एज मतलब बूढ़े तो थे वो लेकिन हेल्दी थे, एक्टिव थे और बहुत समृद्ध थे, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो ये थे राइटर विलियम एलियट ग्रिफिथ्स और ये एक जापानीज़ कहानी थी जो उन्होंने आपके लिए लिखी थी। और बच्चों ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि वन शुड बी वेरी पोलाइट, हमें हमेशा दूसरों के प्रति उदार रहना चाहिए। और अब इसी बेस पर हम ये क्वेश्चन करते हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द ओल्ड फार्मर इज़ अ काइंड पर्सन। व्हाट एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस डू यू फाइंड इन द फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स। मतलब पहले 2 पैराग्राफ्स में आपको उस बूढ़े आदमी की दयालुता के कौन से 2 प्रमाण मिलते हैं। तो आप लिखेंगे द ओल्ड फार्मर वॉज पेशेंट एंड काइंड टू ऑल लिविंग थिंग्स। ही हैड अ लिटिल डॉग नेम्ड म्यूको। ही लव्ड इट लाइक हिज ओन बेबी। ही फेड द डॉग with small pieces of fish and boiled rice. This shows that the old farmer was a kind person. Second is, what did the dog do to lead the farmer to the hidden gold? मतलब छुपे हुए धन की तरफ ले जाने के लिए उस कुत्ते ने क्या किया था किसान को वहाँ छुपे हुए धन तक, छुपे हुए सोने तक ले जाने के लिए कुत्ते ने क्या किया। तो आप लिखेंगे द डॉग वेंट रनिंग टू द फार्मर, मतलब कुत्ता दौड़ता हुआ किसान के पास गया। ही पुट हिज paws against his legs and motioned with his head to some spot behind. वो अपने पंजे उसकी टांगों पर रखकर और अपना सिर हिला हिलाकर पीछे किसी स्थान की ओर इशारा कर रहा था। It was the place where the gold was hidden. और ये वही स्थान था जहाँ वो सोना छुपा हुआ था। थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपके 2 पार्ट हैं। पहला है हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट। पहले कुत्ते की आत्मा ने किसान की सहायता किस प्रकार की, पहली बार कैसे की थी। वो उसको सपने में आके उसने बताया था कि कहाँ पर गोल्ड है। तो आप लिखेंगे फर्स्ट द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर गेट अ टब फुल ऑफ गोल्ड। सेकेंड इज हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट। दूसरी बार उसने उसकी सहायता कैसे की। तो आप लिखेंगे नेक्स्ट द फार्मर मेड अ ड्राई चेरी ट्री burst into blossom. This happened when he scattered a pinch of ashes of the mill on the tree. The farmer was richly rewarded for this wonderful act. तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। फोर्थ है Why did the daimyo reward the farmer but punish his neighbor for the same act? मतलब एक ही कार्य के लिए किसान को पुरस्कार दिया डेमियो ने और उसके पड़ोसी को दंड। ऐसा क्यों हुआ। तो आप ये लिखेंगे डेमियो अंडरस्टूड दैट द फार्मर वाज प्योर एट हार्ट वाइल हिज नेबर वाज ग्रीडी। डेमियो समझ गया कि किसान मन का साफ है जबकि उसका पड़ोसी लालची है। इसी वजह से दैट इज़ वाई ही रिवॉर्डेड द फार्मर बट पनिश्ड हिज नेबर।
नेक्स्ट इज वर्किंग विद लैंग्वेज. रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन. रवि, what are you doing? Mridu, I am reading a book. Ravi, who wrote it? Mridu, Ruskin Bond. Ravi, where did you find it? In the library. तो बच्चों ये जो क्वेश्चन आपके शुरू होते हैं व्हाट, हु, वेयर से, ये इनको हम क्वेश्चन वर्ड्स बोलते हैं. क्वेश्चंस दैट रिक्वायर इंफॉर्मेशन बिगिन विद क्वेश्चन वर्ड्स. सम अदर क्वेश्चन वर्ड्स आर व्हेन, व्हाई, वेयर, विच एंड हाउ. तो ये आपने इनको पढ़ना है और समझना है. अब यहाँ पे देखिए आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इसमें कुछ सेंटेंसेस हैं, तो आपने इसके लिए क्वेश्चन फ्रेम करने हैं. एक दो मैं बता देती हूँ. जैसे पहला है अनिल इज़ इन स्कूल, तो इसमें आपने क्वेश्चन बनाना है. आप पूछोगे वेयर इज़ अनिल, तो आंसर आएगा अनिल इज़ इन स्कूल. अगला जैसे है आई एम इन स्कूल टू, ठीक है, तो इसमें कोई बनाना नहीं है, जो टेढ़े जैसे करके दिए हैं. अनिल इज सिटिंग इन द लेफ्ट रो, तो इसमें आपने बनाना है जो इटैलिसाइज्ड फ्रेजेस होते हैं. इटैलिसाइज्ड का मतलब होता है जो थोड़े से इन्होंने तिरछे लिखे हैं, जैसे इन द लेफ्ट रो. अनिल इज़ इन स्कूल, ही इज़ रीडिंग अ बुक. तो जो ये इटैलिसाइज्ड होते हैं, इटैलिसाइज जैसे मैंने ये ए लिखा, ये सीधा है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूँगी ए, तो ये इटैलिसाइज्ड हो गया, टेढ़ा सा तिरछा सा लिखते हैं हम. तो ये वो कह रहे हैं कि जहाँ उन्होंने ऐसे इटैलिसाइज्ड फ्रेजेस लिखे हैं उनके आपने क्वेश्चन फॉर्म करने हैं. जैसे दो मैंने आपको बताया, अनिल इज़ इन स्कूल, तो क्वेश्चन बनेगा वेयर इज़ अनिल. अब जैसे लास्ट का है सम चिल्ड्रन आर लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, तो इसमें हम पूछ सकते हैं व्हाट आर सम चिल्ड्रन डूइंग. तो ये आपने इसके क्वेश्चन फ्रेम करने हैं और यहाँ आपने ये लिख देने हैं. नेक्स्ट, राइट एप्रोप्रिएट क्वेश्चन वर्ड्स इन द ब्लैंक स्पेसिस इन द फॉलोइंग डायलॉग. इसमें आपको जो बताया है वेयर, व्हाट, व्हाई, हाउ, हुज, तो ये आपने इसके हेल्प से ये ब्लैंक्स जो हैं इनमें क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं वो भरने हैं. थर्ड इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड विच. तो ये बच्चों आपको अपने अंडरस्टैंडिंग से करने हैं, क्योंकि अगर मैंने सब कुछ करवा दिया तो फिर आप क्या करोगे, तो ये आप खुद कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इसमें आपने आई एम और आई एन को ऐड करके नए शब्द बनाने हैं. जैसे पेशेंट के साथ आपने आई एम लगाना है या आई एन लगाना है, ये आपको सोचना है. जैसे इम्पेशेंट होता है, इम्प्रॉपर, इम्पॉसिबल, इनसेंसिटिव और इनकम्पिटेंट. तो ये लगा के फिर आपने ये सेंटेंसेस पढ़ने हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इट वाज अ कोल्ड मॉर्निंग एंड स्टार्स स्टिल ग्लोड इन द स्काई. एन ओल्ड मैन वाज वॉकिंग अलोंग द रोड. तो ये आपको यहाँ पे आर्टिकल्स हैं, ए, एन, ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, एंड द आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है. ए इज़ यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन. सिंगुलर मतलब एक, काउंटेबल जिसको आप काउंट कर सकें, और नाउन होता है संज्ञा. और एन इज़ यूज्ड बिफोर ए वर्ड दैट बिगिन्स विद ए वॉवल. वॉवल आपको पता है 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू. और ये जहाँ वॉवल साउंड से शब्द आता है उसके साथ आपको एन लगाना पड़ता है. जैसे एन अम्ब्रेला, UMBRELLA, ठीक है. आई से जैसे आइसक्रीम या आइस. ओ से आउल. तो ऐसे आपने बोलना है और शब्दों को आपने समझना है कि आपको वॉवल की साउंड आ रही है या नहीं आ रही. कई बार जो आपके वॉवल्स होते हैं वो कंसोनेंट की साउंड भी देते हैं. जैसे आपने बोला 1, तो ये ONE1. अब आप बोलोगे ओ तो हमारा वॉवल है, तो हम इसके साथ एन लगाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि साउंड में यहाँ पे व, 1, ओ जो है वो व की साउंड दे रहा है, ठीक है. तो उसके साथ फिर आपका ए लगेगा. तो बच्चों इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है. अब आपने इन ब्लैंक्स में ए, एन और द भरना है अपनी अंडरस्टैंडिंग से.
6th क्वेश्चन, एनसर्कल द करेक्ट आर्टिकल। ये भी आपको खुद प्रैक्टिस करके करना है। स्पीकिंग एंड राइटिंग, इसको आप पढ़िए। डू यू रिमेंबर एन एनेक्डोट और स्टोरी अबाउट अ ग्रीडी और जेलस पर्सन एंड द अनहैप्पी रिजल्ट ऑफ हिज और हर एक्शन, नरेट द स्टोरी टू अदर्स इन योर क्लास। ये आपको एक स्टोरी लिखनी है जिसमें उसे अपने लालच की वजह से किसी जेलस व्यक्ति को अनहैप्पी रिजल्ट्स, ऐसे रिजल्ट्स जो अच्छे नहीं हों वो आए हों, ऐसी एक स्टोरी आपने अपनी क्लास में, अभी तो वो पॉसिबल नहीं है, आप लिख लीजिएगा और इस स्टोरी को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, पुट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर, देन यूज देम appropriately to fill the blanks in the paragraph that follows. Use correct punctuation marks. English and Hindi both in he writes. ये बच्चों आपको रीअरेंज करने हैं। ये आपके जम्बल्ड ऑर्डर्स में हैं। जम्बल्ड ऑर्डर में अक्षर जो हैं आगे पीछे लिखे होते हैं, आपको उनको प्रॉपर जगह पर लगाना है और मीनिंगफुल सेंटेंसेस में इनको बदलना है। तो ये आप प्रैक्टिस कीजिए। थर्ड इज़, आर यू फॉन्ड ऑफ reading stories? Do you read one last month? If not, read 1 or 2 and then write a paragraph about the story. Use the following hints. कि टाइटल क्या था स्टोरी का, ऑथर का नाम क्या था, स्टोरी में कितने कैरेक्टर्स थे, उनमें से क्या चीज़ आपको, कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा, सम डिटेल्स ऑफ द स्टोरी और मेन पॉइंट्स जो आपने समझे हों। फिर आपने अपने फ्रेंड को बताना है कि वाई शुड दे ऑल्सो रीड इट। तो ये आपका चैप्टर था और हमने इसकी एक्सरसाइज भी डिस्कस कर ली है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में सब कुछ आ गया होगा। अब आपने इस चैप्टर को अपने आप बहुत ध्यान से फिर से पढ़ना है और अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आपने पूछ लेना है और अपना ध्यान रखना है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करना है। अब बच्चों आप अपना खूब ध्यान रखिए, खूब पढ़िए। बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।